नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 336वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो समय हो चुका है आपको आपकी मतलब की खबरें बताने का। आपको खबरें बताएंगे हम रेडियो टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखी लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पूजा। और आज भी प्रदूषण का प्रकोप उसी तरीके से देखने को मिल रहा है और दिल्ली एनसीआर की हवा फिर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में QI लेवल 400 के करीब पहुंच चुका है, तो विवेक विहार में QI 392 पहुंच गया है। चांदनी चौक में भी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। AQI लेवल लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बवाना और आनंद विहार में AQI 380 दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अब इससे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो लोगों को देखिए, बार बार यही सलाह दी जा रही है कि घर से बाहर कम ही निकलिए आप। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एनसीआर में पराली नहीं बल्कि स्थानीय स्रोतों से होने वाला प्रदूषण ही इस जहरीले कॉकटेल की मुख्य वजह है। हवा में जो बारीक कण होते हैं जैसे कि PM 2.5, उसके साथ साथ दो बेहद खतरनाक गैसेस होती है जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अलावा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक साथ ही बढ़ रही है और इन तीनों के घुलने से हवा और ज्यादा जहरीली हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कहा है कि प्रदूषण को सिर्फ सर्दियों का मुद्दा बनाने की पुरानी सोच को आपको खत्म करना चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पराली को अकेला कारण बताकर किसानों को दोषी ठहराना सही नहीं है, क्योंकि कोविड लॉकडाउन के दौरान पराली जलना जारी था और फिर भी दिल्ली की हवा साफ थी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले को अब पूरे वर्ष में 2 बार सुना जाएगा, ताकि अल्पकालिक और साथ ही दीर्घकालिक समाधान लगातार समीक्षा के दायरे में है। और अदालत ने सवाल उठाया है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान पराली जलना लगातार जारी था, फिर भी दिल्ली की हवा साफ कैसे थी आखिर। इससे साफ है कि प्रदूषण के पीछे कई और भी कारण जिम्मेदार है, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। और पीठ ने केंद्र से यह विवरण मांगा है कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और साथ ही अन्य एजेंसियों ने कौन से ठोस कदम फिलहाल उठाए हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, आगे के दीर्घकालिक क्या प्लान बनाए जा रहे हैं। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि पराली वाहनों का धुआं और साथ ही निर्माण गतिविधियां, सड़क की धूल और बायोमास जलना प्रमुख कारण है। और लेकिन अदालत ने संकेत दिया है कि अन्य कारकों की वैज्ञानिक जांच जरूरी है। चीफ जस्टिस ने शहरीकरण और बढ़ती आबादी को भी वायु प्रदूषण के साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है ये भी एक कारण हो सकता है और कहा कि देश के किसी शहर को इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने वाहनों के बोझ को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। अदालत ने देखिए जोर देकर ये भी कहा है कि समाधान विशेषज्ञों से ये कहा कि वो आगे आए और कोर्ट केवल एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां पर सभी हितधारक मिलकर ठोस कार्य योजना आगे बढ़ा सके। वहीं अमिकस क्यूरी ने बताया है कि वाहनों का उत्सर्जन और धूल सबसे बड़े योगदान करता है, जबकि कई मॉनिटरिंग स्टेशंस भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। अदालत की तरफ से देखिए ये भी कहा गया कि मेट्रो परियोजनाएं लंबे समय से गेम चेंजर साबित होती रही हैं, लेकिन फिलहाल जरूरत उन कदमों की है जो तुरंत हवा की गुणवत्ता में सुधार ला सके। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ये मामला पूरे साल नियमित रूप से उठाया जाएगा, ताकि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि हकीकत में लागू हो। मामला अब 10 दिसंबर को दोबारा सुना जाएगा। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा गया कि पूरी सूची तैयार की जाए और क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। 10 तारीख को फिर से सुनवाई देखने को मिलेगी। दिल्ली में AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं फिलहाल आपके यहाँ पर AQI कितना बना हुआ है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। वजीरपुर में 432 और साथ ही सिरीफोर्ट पर 325 और बवाना में 321, रोहिणी में 321 और साथ ही चांदनी चौक की बात की जाए तो यहाँ पर 320 AQI दर्ज किया गया है।
दिल्ली की हवा फिर से देखिए जहरीली हो गई है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं इस हवा की वजह से। सिर्फ पराली को लेकर दोष मढ़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये सही नहीं होगा। कोर्ट ने पराली और कोविड का उदाहरण दिया है। वही देखिए दिल्ली में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिकॉर्ड किया गया है और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति बताता है। अब एक रिपोर्ट हमने पढ़ी, वो भी हम आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एनसीआर में पराली नहीं बल्कि स्थानीय स्रोतों से होने वाला प्रदूषण ही इस जहरीले कॉकटेल की मुख्य वजह है। हवा में बारीक कण जिन्हें PM 2.5 कहा जाता है और उसके साथ साथ दो बेहद और ऐसी खतरनाक गैसेस है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है और कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, वो भी एक साथ बढ़ रही हैं और इन तीनों के घुलने से हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो रही है। PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो मिश्रण है वो मुख्य रूप से वाहनों के उत्सर्जन और दहन स्रोतों से बन रहा है। सुबह 7 से लेके 10 बजे तक, शाम के 6 से लेके 9 बजे तक व्यस्त समय में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि वाहनों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और PM 2.5 एक साथ इनमें वृद्धि होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बढ़ता स्तर है वो खून को गाढ़ा कर रहा है, दम घोट रहा है और इस सर्दी में दिल्ली के 22 निगरानी स्टेशंस पर 59 में से 30 से अधिक दिनों में कार्बन मोनोऑक्साइड 8 घंटे के मानक से ऊपर पाया गया है। तो देखिए, केवल पराली को नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दिल्ली में फ्यूल एमिशन एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। इस वजह से ये पॉलिसीज लाई जा रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो उसको लेकर सब्सिडी भी दी जा रही थी। लेकिन स्टिल अभी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां दिल्ली में मौजूद हैं। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर हालांकि अवेयर किया जाता है, लेकिन लोग अभी फिर भी नहीं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल अभी भी फ्यूल एमिशन की वजह से बड़ा कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन में, जिसको लेकर कई अभियान हमने लास्ट ईयर देखे, उससे लास्ट ईयर देखे। जब आप रेड लाइट ऑन होती है और आप गाड़ी ऑफ कर देते हैं, इस तरह के अभियान भी चलाए जाते थे, वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। ऑड इवन जैसे अभियान हमने देखे थे जो पिछली सरकार चलाती थी कि आप ऑड नंबर की गाड़ी ही एक दिन केवल सड़कों पर चला सकते हैं, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चला सकते हैं। उससे होता ये कि कम गाड़ियां जितनी सड़कों पर निकलेंगी उतना कम फ्यूल एमिशन होगा, उतना कम कंट्रीब्यूशन होगा पोल्यूशन में। तो इस तरह के अभियान मुझे लगता है कि हमें और भी अब देखने की जरूरत है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब गंभीर श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण टीबी से पीड़ित हत्यारोपित मोहम्मद शौकत अली को उच्च न्यायालय ने 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। आरोपी ने सांस लेने में दिक्कत का हवाला दिया था और पहले भी उसे इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और जिसका उसने दुरुपयोग नहीं किया। अदालत ने उसकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए राहत दी है। अदालत ने मोहम्मद शौकत अली उर्फ डाली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। तो अदालत ने देखिए रिकॉर्ड पर दरअसल ये लिया है कि पूर्व में दी गई राहत का आरोपी ने दुरुपयोग नहीं किया। टीबी की बीमारी से पीड़ित आरोपी अली को 4 अक्टूबर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 23 अक्टूबर को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। बाद में उसकी अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर को बढ़ा दी गई और उसने याचिका दायर की। कहा दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और सांस लेने में दिक्कत की वजह से बेहोश भी हो गया था और इसको लेते हुए अब उसको जमानत दी गई है, 15 दिन की जमानत दी गई है। तो पूजा, हम समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि अहम बिलों पर चर्चा हो। बीते दिन यानी सोमवार को, यानी कि कल
लोकसभा का पहला दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला। सोमवार को सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और अंत में पूरे दिन का कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा, यानी कि आज तक स्थगित करना पड़ा और आज फिर से ये कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे के करीब। और अब पूरे आसार जताए जा रहे हैं कि आज हंगामा देखने को मिल सकता है। तो वही देखिए, राज्यसभा में सोमवार का जो दिन रहा है वो काफी खास रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यभार संभाला है और ये उनका बतौर राज्यसभा के सभापति के रूप में पहला दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत किया। उनके अनुभव और मार्गदर्शन की सराहना करते हुए एक लंबा संबोधन दिया। 14 बिल पास कराने पर सरकार का फोकस रहने वाला है। इस सत्र के दौरान सरकार 14 बिल पास कराना चाहती है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी और इस दौरान सरकार का फोकस ये होगा कि 14 विधेयक तो पास करवा ही लिए जाए। सरकार दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटी मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग और एटॉमिक एनर्जी, साथ ही जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेस बिल संसद में पेश करेगी। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को पराजय की बुखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। देश की जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वो हमें निभानी चाहिए, उसे हमें गंभीरता से निभाना चाहिए कहते नजर आए। जो बुरा होता है उसमें टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो, ये मेहनत का काम है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। ड्रामा करने के लिए बहुत सारी जगह है, आप वहां पर जाकर ड्रामा कीजिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। या पराजित होकर आए हैं और वहां बोलिए, जहां पराजय होना है वहां भी बोलिए। यहाँ नारे नहीं, नीति पर बल होना चाहिए। और साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए, नीति के लिए नियत होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब सत्र की शुरुआत होनी थी उससे पहले संबोधन के दौरान कहा और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। उसके बाद सत्र की शुरुआत हुई, एसआईआर का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया और आज भी एसआईआर का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा। कल 2 बार जो है सत्र को स्थगित करना पड़ा था और आज भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाएगा और चर्चा की मांग करेगा। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐप फोन सेटअप के दौरान दिखना चाहिए और इसे डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा ये है कि इसका मकसद डुप्लीकेट IMEI, चोरी हुए फोन, साइबर फ्रॉड और सेकेंड हैंड बाजार की धोखाधड़ी को रोकना है। कंपनियों के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने के साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये ऐप पहली बार सेटअप के दौरान यूजर्स के लिए दिखाई देना चाहिए और काम करने योग्य और सक्षम होना चाहिए। निर्माताओं का ये सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस सेटअप के दौरान ऐप सुलभ हो। इसकी विशेषताओं को अहम और साथ ही आपको बता दें कि अक्षम और या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है और इसके लिए भी फीचर को छिपाने और डिसेबल करने या रोकने की इजाजत नहीं होगी। संचार साथी पोर्टल और ऐप नागरिकों को IMEI नंबर के जरिए जो है मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने की सुविधा देता है और डुप्लीकेट या फिर जो देखने को मिलता है कि डुप्लीकेट मोबाइल फोन बिकते हैं, इन सभी चीजों को वो रोकेगा। और IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते थे और अब उस पर लोग कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आएगी, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। नेटवर्क में को लेकर जो है ये कदम उठाया गया, कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए और जिस तरीके से IMEI जो नंबर होते हैं और एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां एक ही IMEI अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपकरणों में एक साथ काम करता है और जिससे इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता था। कहते थे कि जो है ये नंबरों को चेंज कर लेते हैं, विदेश में बैठकर कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसको लेकर ये पहल की गई है, इससे आपके मोबाइल फोन जो है ट्रैक हो सकेंगे।
तो देखिए, भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल डिवाइस का एक बड़ा बाजार है, ये आप जानते हैं। चोरी हुए या फिर ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को फिर से बेचे जाने के मामले भी सामने आते रहते हैं। ये खरीदार को क्राइम में सहयोगी बना देता है और उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंचाता है। संचार साथी ऐप का उपयोग करके ब्लॉक या फिर ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI की जांच की जा सकती है। ऐप में धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने, खोए हुए या चोरी हुए हैंडसेट की जानकारी देने और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शंस की जांच करने जैसी अन्य सुविधाएं भी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको DOT कहते हैं आप, सोमवार को उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि भारत में इस्तेमाल किए गए या भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए, इंपोर्ट किए गए सभी फोन्स में संचार साथी ऐप पहले से ये ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। इसका मकसद लोगों को असली डिवाइस वेरीफाई करने और टेलीकॉम सर्विसेज का गलत इस्तेमाल जो होता है उसको रोकने में मदद करना है। 28 नवंबर 2025 को जारी इस आदेश के मुताबिक किसी भी नए हैंडसेट के शुरुआती सेटअप के दौरान ऐप साफ दिखना चाहिए, इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। कंपनियों के पास आदेश का पालन करने के लिए 90 दिन और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कॉम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए 120 दिन है। जो डिवाइस पहले से स्टोर में है उसमें उम्मीद की जा सकती है कि वह जो सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप जोड़ेंगे। और संचार साथी ऐप नागरिक केंद्रित पहल है और जिसे साइबर फ्रॉड से निपटने और टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके पोर्टल और ऐप के जरिए यूजर से ये कर सकते हैं कि इस पहल को टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी यानी कि TCS नियमों का सपोर्ट है और जो सरकार को मैन्युफैक्चरर्स को जो है IMEI से जुड़े कॉम्प्लायंस निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि प्राइवेसी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। DOT का ये निर्देश असंवैधानिक से भी परे है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का ये जरूरी हिस्सा है और एक प्रीलोडेड सरकारी ऐप जिसे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता हर भारतीय पर नजर रखने का एक जो है डरावना टूल है। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष आवाज उठा रहा है इस ऐप को लेकर और साथ ही प्राइवेसी का जिक्र किया जा रहा है कि प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। और वहीं अब इस ऐप को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि ये ऐप अब सभी के मोबाइल फोन में अनिवार्य होगा जिससे मदद मिलेगी। और अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी कि IGI के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में 7 नवंबर को छेड़छाड़ की गई थी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में ये बात स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया ये कि इस वजह से दरअसल प्लेन को गलत सिग्नल्स मिले थे और इसे GPS स्पूफिंग कहा जा सकता है। 7 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी जबकि 20 को रद्द करना पड़ा। नायडू ने सदन में बताया कि वैश्विक स्तर पर रैनसमवेयर मैलवेयर अटैक होता है, उसका खतरा बढ़ा है और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI अपने IT और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी अपना रहा है। उन्होंने ये जानकारी सांसद S निरंजन रेड्डी के सवाल पर दी थी क्योंकि रेड्डी ने पूछा था कि क्या सरकार GPS स्पूफिंग की जानकारी रखती है। DGCA AAI की इससे बचने की आखिर क्या तैयारी है। अब जानिए 7 नवंबर को आखिर क्या हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा प्रभावित रहा था। 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स देरी से उड़ी और 20 को रद्द करना पड़ा। सिस्टम में खराबी सुबह 9 बजे आई थी और रात करीब 9:30 बजे तक ये खराबी देखने को मिली। उसके बाद ये खराबी को ठीक किया गया था और हालांकि गुरुवार शाम को भी शिकायत मिली थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने शुक्रवार शाम 8:45 पर बताया था कि AMSS सिस्टम एक्टिव है और अब ठीक से काम कर रहा है।
सिस्टम ग्लिच के कारण दिन भर पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे थे और बोर्डिंग गेट के पास लंबी कतारें देखने को मिली थी। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट आइडर 24 के अनुसार सभी फ्लाइट में एवरेज 50 मिनट की देरी हुई थी और दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, अमृतसर समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर साफ तौर पर देखा गया था। दिल्ली से वहां आने जाने वाली फ्लाइट्स भी लेट देखने को मिली थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी मैसेजिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के बाद कामकाज का रिव्यू किया और वो एटीसी टावर भी गए। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी मैसेजिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के बाद कामकाज का रिव्यू किया था और अब कल इस बात को ये माना भी गया कि हाँ, सिस्टम में खराबी देखने को मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में और अब हम आपको बताएंगे आपसे जुड़ी एक और खबर जो सीधा आपसे सरोकार रखती है। ये तो अब संसद में क्या जवाब दिया गया है उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे थे। जो इश्यूज हुए थे और उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया गया वो हमने आपको बताया। पेट्रोल डीजल के दाम आपको बता देते हैं। अगर आपकी गाड़ी आज फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लीजिए आप। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94.7 सेंट पर लीटर है, डीजल के दाम 87.6 सेंट पर लीटर है और सीएनजी के दाम 77.09 पर किलोग्राम है। वहीं नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.85 पर लीटर, डीजल की कीमत है 88 पर लीटर और साथ ही सीएनजी की कीमत है 81.70 पर किलोग्राम। और वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 94.24 पर लीटर और साथ ही डीजल की कीमत है 88.10 पर लीटर और साथ ही सीएनजी की कीमत है 82.12 पर किलोग्राम। तो ये तो पेट्रोल डीजल के दाम रहे। अब हम आपको सोना चांदी के दाम भी आज बता देते हैं कि क्या रहने वाले हैं। सोने और चांदी के दाम वैसे रोजाना घटते बढ़ते रहते हैं और जिस तरह से उछाल इस बार देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा है। तो सोने चांदी के दाम देखिए क्या है, 1,28,800 रुपए पर 10 ग्राम पर सोना आज मिल रहा है और चांदी के दाम है 1,75,180 रुपए प्रति किलो। और वहीं पूजा देखिए जिस तरीके से हम दाम दिखा रहे हैं तो आज चांदी के दामों में जो है 10,000 के करीब बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। 10,821 रुपए महंगी होकर 1,75,180 रुपए पर चांदी पहुंच गई है। अब चांदी की कीमतें इस तरीके से लगातार बढ़ रही हैं और इससे पहले चांदी की कीमत कितनी थी वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। 1,64,359 जो है चांदी की कीमत थी। अब इसमें सीधे तौर पर 10,000 का इजाफा देखने को मिला है और जो कि काफी बड़ी बात है। जिस तरीके से सोने चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ये लोगों को हैरान भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिल रही है। कल देखा गया था सोने चांदी के दाम दोनों गिर गए थे और आज फिर से चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि सोने के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है पर इतनी बढ़ोतरी सोने के दामों में नहीं देखने को मिली है जितनी चांदी के दामों में देखने को मिली है। ये रोजाना दाम जिस तरीके से घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोगों को हैरान कर रहे हैं। सोने चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 10 ग्राम सोना 2,209 रुपए महंगा हो गया है और अब 1,28,800 रुपए तक पहुंच गया है और अब लगातार ये बढ़ोतरी देखी जा रही है और चांदी के दामों में तो सीधे 10,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस साल से पहले, क्योंकि इस साल में इतनी ज्यादा हाइक देखने को मिली है, जिन्होंने सोना खरीदा उनकी तो चांदी हो चुकी है अब। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। जिस तरीके से सोना चांदी बढ़ रहा है तो यही हो गया है। जिसके पास सोना है वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से हम बोलते थे कि हमारे पास मकान है तो सेविंग है, अब सोना चांदी ऐसा हो गया क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। लोग अब चाह रहे हैं कि ले ले, पर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो उससे भी निम्न लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई अब दाम गिर जाए, कि जब दाम गिरे हम उसके बाद ही खरीदारी करें, क्योंकि लगातार देखने को भी मिल रहा है कहीं ना कहीं दाम गिर रहे हैं। पर जब गिरते हैं तो 1,000-2,000 गिरते हैं और जब बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो सीधा 10-10, 15-15,000 की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि चांदी के दामों में आज 10,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि चलो सोने के दामों में 1 से 2,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है, पर इस तरीके से जब गिरावट की उम्मीद की जाती है तो इतनी गिरावट नहीं देखी जाती है और अब लगातार ये दाम बढ़ रहे हैं। अब सभी की नजरें यहीं पर टिकी हुई है, क्या ये दाम गिरेंगे, वो जब भी खरीदारी करें। और वैसे भी शादियों का माहौल है, अब लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, पर वही बात हो जाती है जिस तरीके से 10-10 हजार का अंतर देखने को मिलता है। अब लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमने कल ही खरीद ली होती, आज ना खरीदी होती। पर मुझे सवाल ये है, जिस तरीके से ये दाम रोज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये दुकानदारों को कैसे रोज अपडेट होता होगा? क्या ग्राहक ही देखकर निकलता होगा घर से कि आज दाम कितने बढ़े हैं या कितने घटे हैं?
बिल्कुल, वैसे तो यूजुअली लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं ये, और कभी उनको इन्वेस्ट करना होता है तो उसके हिसाब से लेते हैं, फिर ऑप्शन भी कुछ नहीं होता है, ज़रूरत है तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इन्वेस्ट करना है तो जितने पे आप इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम सोने चांदी के दाम बता दिए हैं, आज का इतिहास भी जान लीजिए। 2 तारीख है आज, 2 दिसंबर, और आज के दिन 2001 में विश्व की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों में से एक एनरॉन कॉरपोरेशन ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया था। तो ये रहा आज का इतिहास और आपसे जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार सीधा सीधा आपसे है। समय की समाप्ति हो गई है तो कार्यक्रम को भी कर रहे हैं समाप्त। धन्यवाद।